अगेन वेलकम बैक। हम कर रहे थे एएचएन और एएचएन में कर रहे थे यूनिट नंबर सेकेंड इंट्रा ऑपरेटिव कीयर्स। ठीक है, तो इंट्रा ऑपरेटिव कीयर्स में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया। अब एक दो टॉपिक और बचे हैं, उसको भी हम बहुत जल्द कवर कर लेंगे। इसको हम पीपीटी के ही थ्रू रखने वाले हैं पूरा का पूरा लेक्चर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको फिर से इन्फेक्शन कंट्रोल में देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा इलेबोरेट मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सेम चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर केवल जो चीज़ें थी ओटी से रिलेटेड थी और क्या था नर्स से रिलेटेड जो चीज़ें थी वही बहुत ज़्यादा मेन है इसमें। ठीक है, और क्वेश्चन जब भी आएगा वहीं से आएगा, नहीं तो वहाँ आप क्या करोगे, इन्फेक्शन कंट्रोल में तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे वो चीज़ें। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे ये सारा पीपीटी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और आप प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स डाल रखे हैं और बहुत सारे ई बुक्स डाल रखी है मैंने वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं भैया मुझे बुक दे दो, मेरे पास नोट्स नहीं है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से जाके क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो नोट्स। ठीक है, नोट्स नहीं है, बुक्स हैं। ठीक है, अच्छी बुक्स हैं, जितनी भी ऑथेंटिक बुक्स हैं वही डाल रखी है मैंने वहाँ पे, तो जाके आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज अपना टॉपिक जो है प्रिपरेशन ऑफ सेट फॉर द कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर्स एंड स्क्रबिंग, गाउनिंग, मास्किंग एंड ग्लविंग। ठीक है, इसका एक वीडियो पूरा प्रॉपर प्रोसीजर में है। ठीक है, मैंने नहीं बनाया है, किसी और ने बनाया है। ठीक है, आई थिंक केजीएमयू का है, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप प्रॉपर एक बार देख लेना सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सेट फॉर कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक रहने वाला आज पहले, इसके बाद आगे फिर प्रोसीड करेंगे हम। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सेट फॉर कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर। जितने भी कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं उनके लिए कुछ जो चीज़ें पहले प्रिपेयर करनी पड़ती हैं वो क्या क्या होती हैं। ठीक है, और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन क्या होती है, प्रिपरेशन ऑफ सेट मीन्स अरेंजिंग एंड द असेंबलिंग ऑल रिक्वायर्ड स्टाइल इंस्ट्रूमेंट मटेरियल्स एंड सप्लाइज बिफोर सर्जरी। मतलब क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ सेट ऑफ कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर से सबसे पहले क्या करना है, सारा इंस्ट्रूमेंट अरेंज करना है, असेंबल करना है और उसका ध्यान रखना है कि वो स्टाइल है या नहीं है। ठीक है, और पूरी सप्लाई मेंटेन करके रखनी है कि मतलब कॉन्टिन्यूसली कोई चीज़ अगर डिसइंफेक्ट हो जाता है तो उसको क्या है, पूरा स्टाइल प्रॉपर चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करी जाए। और कौन सी सर्जरी है, कौन सी सर्जरी कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या होता है रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, वो सारा कुछ क्या करना है, आपको वहाँ पे मेंटेन करके रखना, असेंबल करके रखना है, जिससे कि क्या हो सके कि प्रॉपर जब भी सर्जरी चल रही हो तो प्रॉपर वो पूरा कंप्लीट हो सके, उसमें कोई भी मतलब ऐसा ना आए, एक रुकावट ना आए। ठीक है, इसके बाद इसका पर्पज क्या, पर्पज है टू इंश्योर स्मूथ एंड सेफ सर्जरी मेंटेन। मतलब क्या, जो चीज़ें मैंने बताया कि प्रॉपर चीज़ें चल सके, तो टू इंश्योर स्मूथ एंड सेफ सर्जरी मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक, सेव टाइम एंड एवॉइड कंटामिनेशन। आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है आप में यहाँ पे, टू इंश्योर स्मूथ एंड सेफ सर्जरी मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक। एसेप्टिक टेक्निक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, कहीं कोई क्रॉस इन्फेक्शन ना हो जाए पेशेंट को, उससे बचाने के लिए। ठीक है, एंड टाइम बच सके प्रॉपरली, ठीक है, इसलिए हमको क्या करना है कि ये चीज़ें मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, इसको जनरल प्रिंसिपल्स की अगर बात करें हम, जनरल प्रिंसिपल क्या होते हैं इसके, तो ऑल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल शुड बी क्लीन, डिसइंफेक्ट एंड स्टराइल। मतलब क्या है, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो क्या होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, डिसइंफेक्ट होने चाहिए प्रॉपर और स्टराइज होने चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू उसकी रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसके बाद क्या, अरेंज आइटम इज सीक्वेंस ऑफ यूज। मतलब अरेंज करना आइटम को सीक्वेंस में, जैसे जैसे क्या है कि एक सर्जन को ज़रूरत होती है, सबसे पहले स्कैल्पेल की ज़रूरत है, फिर क्या रिट्रैक्टर की ज़रूरत है, जिस अकॉर्डिंग में क्या है उसको चीज़ें चाहिए होती हैं, उस अकॉर्डिंग चीज़ें अरेंज होनी चाहिए। फिर क्या है, चेक स्टरलाइजेशन इंडिकेटर्स बिफोर यूज। ठीक है, बिफोर यूज करने से पहले उसका स्टरलाइजेशन इंडिकेटर्स चेक करना होता है कि स्टरलाइज है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या, हैंडल विद द स्टराइल ग्लव्स और फॉर्सेप। मतलब क्या है,
इन इंस्ट्रूमेंट को आपको हैंडल करना है कैसे, अगर आपने डबल स्टाइल ग्लव्स पहन रखे हैं तो ग्लव्स से आप हैंडल कर सकते हो, नहीं तो आपको क्या करना है, यूज करना है फोर्सेप का यूज करना है इसको क्या अपने जगह से उठाने के लिए। ठीक है, हमेशा कहाँ से यूज करना है, आपको फोर्सेप का यूज करना जब भी आप क्या करोगे, उसको लोगे कहीं से भी। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखते हैं आगे क्या है अपना। आगे अगर हम बात करें तो अगला जो आपके प्रिंसिपल है, प्रिपेयर सेट इन द क्लीन स्टाइल इन्वायरमेंट में क्या करना है, प्रिपेयर करके रखना है, ऐसा नहीं कहीं भी कंटामिनेटेड एरिया में रख दिया तो वो फिर से वो कंटामिनेटेड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। टाइप ऑफ सेट एंड कॉमन आइटम इंक्लूड, टाइप ऑफ सेट्स मतलब कौन कौन से जो सर्जरीज होती हैं उसमें कौन कौन से आइटम्स यूज होते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज कर होते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले जो है माइनर सर्जिकल सेट, जो माइनर सर्जिकल सेट होता है उसमें क्या क्या यूज होता है, स्कैल्पल यूज करता है, आर्टरी फॉर्सेप यूज होते हैं, सीजर्स यूज होते हैं, और क्या होते हैं डिस्टेक्टिंग फॉर्सेप यूज होती है, जिससे क्या होता है कि दो जो ये सर्जिकल साइट है इसको क्या करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद टॉवल क्लिप यूज होता है। ठीक है, इसके बाद ड्रेसिंग सेट, ड्रेसिंग सेट की अगर बात करें इसमें बहुत ज़्यादा कुछ यूज नहीं होता, बॉवल होता है ठीक है प्लेन वाटर के साथ, और क्या होता है ड्रेसिंग फॉर्सेप हो सकती है, ठीक है गॉज हो सकती है, कॉटन बॉल हो सकती है, किडनी ट्रे हो सकती है, और सूचर रिमूवल हो सकता है। ठीक है, और कुछ वहाँ पे हो सकते हैं कुछ आइटम्स। इसके बाद कैथेटराइजेशन सेट, कैथेटराइजेशन सेट में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इसमें किडनी ट्रे होती है, ग्लव्स होगा, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस हो गए उस साइड को क्लीन करने के लिए, कैथेटर होगा और लुब्रिकेंट होगा, लुब्रिकेंट जेली होती है, ये सबको पता होता है, जनरली आपने कैथेटराइजेशन किया भी होगा। ठीक है, उसके बाद सूचरिंग सेट, सूचरिंग सेट की अगर बात करें नीडल होल्डर होगा, एक सीजर होगी, सूचर मटेरियल होगा और फॉर्सेप होगी। ठीक है, इसके बाद क्या है ट्रैकोस्टोमी ट्यूब सेट, ट्रैकोस्टोमिक सेट जो होता है ट्रैकिया में, जैसे किसी फेरिंग्स में कोई प्रॉब्लम हो गई या सांस लेने में प्रॉब्लम है, चोकिंग हो गई, तो उसमें क्या होता है ट्रैकियोस्टोमी करते हैं। उस टाइम पे क्या करते हैं ट्रैकियोस्टोमी में ट्रैकिया में एक मतलब थोड़ा सा इंसिजन करके वहाँ पे एक ट्यूब डाल देते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या बोलते हैं हम ट्रैकियोस्टोमी बोलते हैं। एक आपके पास क्या होना चाहिए ट्रैकियोस्टोमिक ट्यूब होना चाहिए, सक्शन कैथेटर होना चाहिए क्योंकि एयरवे को हमको क्या करना है क्लीन करना है, और ड्रेसिंग मटेरियल होना चाहिए और टाइट्स होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे अगर बात करें, इसके बाद स्क्रबिंग प्रोसीजर, स्क्रबिंग का मतलब होता है कि जो भी साइड जिस साइड पे हम क्या करने वाले हैं पेशेंट की सर्जरी करने वाले होते हैं उसको क्या करना होता है क्लीन करना होता है। ठीक है, क्लीन करने को हम क्या बोलते हैं स्क्रबिंग बोलते हैं। इसका प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर जो होता है जब भी आपकी अभी इस टाइम पे ओटी में ड्यूटी चल रही होगी, ओटी में ड्यूटी चल रही होगी तो वहाँ पे आपने जो अगर आर्थो ओटी में ड्यूटी चल रही हो तो वहाँ पे प्रॉपर देखा होगा कि वहाँ पे स्क्रबिंग सबसे पहले जब सर्जन आता है तो पेशेंट का स्क्रबिंग करता है। स्क्रबिंग इन द सेंस वहाँ पे सबसे पहले आपका सेवलान सोल्यूशन हो सकता है, बीटाडीन सोल्यूशन हो सकता है, उससे क्या करना होता है प्रॉपर साइड को क्लीन करता है, उसके बाद फिर क्या होता है सर्जरी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो पर्पज क्या होता है इसका, पर्पज की अगर बात करें टू रिमूव ट्रांजिस्ट एंड सम resistant microorganisms from the hands and for arms before the surgery, मतलब क्या है जब जो भी सर्जिकल साइट है वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करना है डिसइंफेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद क्या है रिक्वायरमेंट की बात करें तो वहाँ पे रनिंग वाटर होना चाहिए, एनएस का भी यूज कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक सॉप लाइक सेवलॉन। ठीक है, उसका रेशियो जो होता है सेवलॉन का वहाँ पे 1:40 होता है। 1:40 का इन द सेंस का अगर बात करें हम 1:40 ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ और बार बार ये वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है। 1:14 का मतलब होता है अगर 1 ml सेवलॉन है तो 40 ml क्या होना चाहिए वाटर होना चाहिए उसमें। अगर डिटॉल यूज कर रहे हैं, ठीक है डिटॉल यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे जो होता है 1:20 होता है। ठीक है, 1:20 होता है। वहाँ पे जो होता है कि अगर 1 ml जो है आपका, आई थिंक ये रेशियो एक बार उल्टा हो गया है। ठीक है, उल्टा एक बार आप इसको क्लियर कर लेना, ये रेशियो जो नहीं नहीं सही है सही है। ठीक है, यहाँ पे 1:20 जो होता है वो डिटॉल का रेशियो होता है। तो ये क्वेश्चन हमेशा वाइवा में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है रिक्वायरमेंट की बात करें रनिंग वाटर एंटीसेप्टिक सोप सोल्यूशन हो गया, उसमें क्लोरोहेक्सिडिन और प्रोवाडिन आयोडीन होता है जो इसको हम बीटाडीन भी बोलते हैं, और क्या होता है स्टाइल ब्रश का यूज करते हैं, सोप स्पंज का यूज करते हैं और स्टाइल टॉवल का यूज करते हैं उस साइड को क्लीन करने के लिए। अगर स्टेप की बात करें सबसे पहले होता है रिमूव ज्वेलरीज एंड वॉश हैंड अप टू द एल्बो, एल्बो तक मतलब क्या होना चाहिए हैंड को
क्या होना चाहिए, आपको क्लीन करना है। और सबसे पहले रिमूव ज्वेलरीज। ज्वेलर्स कोई भी चीज़ ज्वेलरी लाइक हाथ में कोई बैंड पहन रखा है, आपकी कोई रिंग पहन रखा है, वो सबको हटाना है। उसके बाद क्या करना है, हैंड को वॉश करना एल्बो तक। उसके बाद क्या करना, ओपन स्टाइल ब्रश एंड अप्लाई एंटीसेप्टिक का यूज करना। उसके बाद स्क्रब नेल फिंगर पाम एंड फोर आर्म को क्या करना है, 2 से 5 मिनट तक क्या करना है, उसको क्लीन करना। पूरी हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग की टेक्निक, जो 7 हैंड वॉशिंग की टेक्निक होती है, उसको फॉलो करना होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, राइज फ्रॉम द फिंगर टिप टू एल्बो, हैंड ऑलवेज हायर देन एल्बो तक क्या करना, आपको क्लीन करना होता है। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट टेक्निक आपका ड्राई विद द स्टाइल टॉवल। स्टाइल टॉवल से क्या करना है, ड्राई करना है। यूज वन एंड फॉर द ईच आर्म, मतलब वन एंड का यूज करना है। अगर एक साइड से एक बार कर लिया स्टाइल, मतलब ड्राई कर लिया, तो दूसरा उसके बाद वो एंड आपको यूज नहीं करना, और दूसरा एंड क्या करना है, आपको यूज करना है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद गाउनिंग प्रोसीजर। गाउनिंग प्रोसीजर जो होता है उसमें क्या होता है कि गाउन कैसे पहना जाता है। ठीक है, प्रॉपर टेक्निक क्या होती है, गाउन को पहनने के लिए सबसे पहले क्या पहनना होता है, उसके बाद क्या पहनना होता है, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसका वीडियो जो प्रॉपर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो, क्योंकि ये वाइबा का क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसको जरूर से जरूर देख लेना। इसका पर्पज क्या है, टू वियर द स्टाइल गाउन दैट प्रिवेंट द कंटामिनेशन। मतलब क्या है, गाउन पहनना है खुद को कंटामिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए। लाइक कभी कभी देखा होगा आपने, जनरली वैसे अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो इतना गाउनिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। बट क्या है, अगर कोई यूनिवर्सल पेशेंट है, यूनिवर्सल पेशेंट लाइक HIV पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस पॉजिटिव, तब वहाँ पे क्या करते हैं, गाउन पहनते हैं प्रॉपरली। ठीक है, तो लाइक पीपीई का पूरा प्रोसीजर आपको आना चाहिए। पीपी किट कैसे पहनी जाती है, सबसे पहले क्या पहनना होता है, सबसे लास्ट में क्या पहनना होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, आप ये भी नहीं कह सकते कि मैंने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो अगर स्टेप की बात करें, सबसे पहले पिकअप द स्टाइल गाउन बाय द इनसाइड शोल्डर सीम्स। मतलब क्या, सबसे पहले गाउन को उठाना है, वो भी स्टाइल हाथ होना चाहिए, और शोल्डर तक मतलब साइड बाय साइड लेके जाना है उसको। ठीक है, उसके बाद अलाउ द गाउन टू अनफोल्ड विदाउट टचिंग एनी नॉन स्टाइल सरफेस। विदाउट एनी टचिंग नॉन स्टाइल सरफेस को क्या करना है, उसको अनफोल्ड करना है। उसके बाद क्या करना है, इंसर्ट आर्म इनटू द स्लीव्स विदाउट पुशिंग थ्रू द कफ। मतलब बिना पुश किए हुए उसको क्या करना, आर्म तक ले आना। उसके बाद क्या है, जो सर्कुलेटिंग नर्स होगी उससे क्या क्या करेगी, वो पीछे से गाउन को टाइट कर देगी। और क्या है फिर, कीप हैंड इनसाइड द कफ अंटिल द ग्लव्स एंड वार्ड। ठीक है, उसके बाद हैंड को अंदर लेना है, और क्या करना है कि उसके बाद फिर बाद में ग्लव्स पहनते हैं ऊपर से। पहले फर्स्ट ग्लव पहले पहन लेते हैं, फिर उसके बाद गाउन पहनते हैं, फिर सेकंड ग्लव्स पहनते हैं। ठीक है, ये चीज़ें प्रॉपर टेक्निक हैं ये। ठीक है, इसमें पूरा एक्सप्लेन नहीं है, मैं वो आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप जाके देख लेना। ठीक है, वो प्रॉपर वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्या आता है, गाउनिंग के बाद मास्किंग आती है। ठीक है, मास्किंग की अगर बात करें हम, तो इसमें क्या है, मास्किंग प्रोसीजर बात करें, इसका पर्पज क्या है, टू प्रोटेक्ट बोथ पेशेंट एंड द सर्जिकल टीम्स फ्रॉम द ड्रॉपलेट कंटामिनेशन। मतलब क्या है, ड्रॉपलेट कंटामिनेशन बोथ पेशेंट को, सर्जिकल टीम को, और क्या हो, सबको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है कि आपको मास्क पहनना होता है। मास्क मतलब क्या होता है कि आप खुद को दूसरों से प्रिवेंट करते हो, साथ में अगर कोई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन लाइक कॉमन कोल्ड हो गया, कुछ और हुआ, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो आप क्या करोगे कि ड्रॉपलेट जो आपको जब स्नीजिंग करोगे तो ड्रॉपलेट बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, और लोगों को भी क्रॉस इन्फेक्शन से बचा सकते हो। अगर स्टेप की बात करें, तो होल्ड मास्क बाय द स्ट्रिंग और ईयर लूप की साइड में क्या करना, होल्ड करना होता है इसको। प्लेस मास्क ओवर द नोज एंड माउथ, पूरा ओवर नोज और माउथ कवर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, सिक्योर टाइट हेड एंड नेक। मतलब क्या होना चाहिए, पूरा टाइट और हेड से लेके और नेक तक होना चाहिए। ये एडजस्ट लूप को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, फिट मेटल स्ट्रिप टू द ब्रिज ऑफ द नोज। जो मेटल की जो N95 मास्क होता है उसमें मेटल स्ट्रिप आती है, बाकी और में प्लास्टिक की आती है, तो उसको क्या करना है, आपको नोज के ऊपर प्रॉपरली फिट करना है। अवॉइड टचिंग द मास्क वंस आर्म। अगर एक बार जो है मास्क को पहन लिया, तो उसके बाद जो हाथ से उसको टच नहीं करना है। ठीक है, ये पूरा मास्किंग का प्रोसीजर हो गया। हमने क्या क्या चीज़ें देख ली यहाँ पे, हमने जो ग्लविंग देख ली।
ठीक है, ग्लविंग नहीं देखी अभी। ठीक है, हमने गाउनिंग देख ली, मास्किंग देख ली, मास्किंग के बाद आता है आपका ग्लविंग, उसके बाद ग्लव्स पहनना होता है। ठीक है, तो ग्लव्स की अगर बात करें हम, तो सबसे पहले इसका जो पर्पज है, टू मेंटेन द स्टाइल हैंड ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर। ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर क्या करना है, अपने हैंड को स्टाइल मेंटेन करके रखना है। मेथड क्या है, क्लोज ग्लविंग एंड ओपन ग्लविंग। ठीक है, सबसे पहले क्या है, अंदर एक आप पहनोगे और फिर क्या है, ओपन ग्लविंग, मतलब उसके ऊपर पहनोगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ग्लव्स पहन रहे हो तो क्या करना है कि पूरा बाहर कहीं भी टच ना हो। ठीक है, ग्लव्स पहनते टाइप कहीं पे भी। ठीक है, इसके बाद क्लोज ग्लविंग की बात करें सबसे पहले, उसके बाद ओपन ग्लविंग की बात करें। कीप हैंड इनसाइड द ग्लव कॉफ, मतलब क्या होना चाहिए, हैंड पूरा कॉफ तक कवर होना चाहिए। उसके बाद क्या, पिक ग्लव बाय द फोल्डेड एज एंड प्लेस ओवर द कप, मतलब क्या, फोल्डेड एज, ऐसा नहीं, फोल्डेड एज आपके ग्लव्स जो होता है इस टाइप से अंदर की साइड फोल्ड होता है। ठीक है, अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कैसे फोल्ड होता है, कैसे ग्लव्स पहना है, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बता दिया गया होगा नर्सिंग फाउंडेशन में ग्लव्स कैसे पहना जाता है। ठीक है, तो वहाँ से फोल्डिंग की साइड से आपको क्या करना है, पकड़ना, उसके बाद कप को अंदर करना है। उसके बाद पुल ग्लव ओवर हैंड एंड गाउन कफ विदाउट टचिंग द स्किन, मतलब क्या है, आपको विदाउट टचिंग स्किन को क्या करना है, आपको वो गाउन तक लेके जाना है आपको। ठीक है, ग्लव्स को। उसके बाद क्या है, रिपीट ओवर द अदर हैंड, उसके बाद उसी तरीके से रिपीट करना। ये में प्रोसीजर में भी हो सकता है वीडियो के थ्रू, मतलब एक अलग से ऐसी पीपीटी पे नहीं समझ में आती है चीज़ें, वीडियो के थ्रू हम इसको बता देंगे एक बार। ठीक है, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। इसके बाद अगर ओपन ग्लविंग की बात करें, ओपन ग्लविंग जो होता है वो सेकंड ग्लव होता है, उसको हम गाउन पहनने के बाद पहनते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप वाइज हम चल रहे हैं, इसलिए मैं इसी तरीके से बता रहा हूँ। पिक ग्लव बाय द फोल्डेड कफ विद द डोमिनेंट हैंड, सबसे पहले डोमिनेंट हैंड से पकड़ना, उसके बाद क्या करना है, इंसर्ट नॉन डोमिनेंट हैंड इनटू द ग्लव्स। ठीक है, ओपन ग्लविंग स्टेप, सबसे पिक ग्लव बाय फोल्डेड कफ विथ डोमिनेंट हैंड। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट नॉन डोमिनेंट हैंड इनटू द ग्लव, उसके बाद क्या करना है, यूज ग्लव हैंड टू ग्लव विद द अदर हैंड, उसके बाद ग्लव पहनने के बाद दूसरे हैंड को क्या करना है, अंदर की साइड पूरा लेना है। ठीक है, इसके बाद अगर आगे हम बात करें तो इसके नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, क्या क्या नर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारी चीज़ों में, प्रिपरेशन में, और क्या होता है ग्लविंग, गाउनिंग, मास्किंग में क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, इंश्योर ऑल आइटम आर स्टरलाइज एंड रेडी बिफोर द सर्जरी, सारे के सारे आइटम क्या होने चाहिए, स्टरलाइज होने चाहिए और क्या होने चाहिए, रेडी होने चाहिए सर्जरी से पहले। ऐसा नहीं कि सर्जरी स्टार्ट होने वाली और कोई आइटम मिसिंग है, कोई इंस्ट्रूमेंट मिसिंग है, उसके बाद ढूंढा जा रहा है कहाँ पे है कहाँ पे है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक थ्रू आउट प्रोसीजर, मतलब पूरे प्रोसीजर के थ्रू क्या होना चाहिए, पूरा जो एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन होनी चाहिए, एक नर्स का ही काम है। इसके बाद क्या, असिस्ट सर्जन एंड स्क्रब नर्स एज नीड, मतलब स्क्रब नर्स का क्या होता है, काम होता है कि पूरा सर्जन को असिस्ट करे। ठीक है, इसके बाद क्या है, डिस्पोज ऑफ कंटामिनेटेड मटेरियल प्रॉपर्ली डिस्पोज करवाना है जो भी कंटामिनेटेड मटेरियल है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि खुद जाकर थर्ड जो फोर्थ क्लास वर्कर होते हैं उनसे बता के प्रॉपर्ली क्या होता है, डिस्पोज करवाया जाता है। उसके बाद क्या, डॉक्यूमेंट स्टरलाइजेशन एंड सेटअप डिटेल्स का क्या करना, पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे टॉपिक पूरा ख़त्म होता है आपका प्रिपरेशन ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर्स, ग्लविंग, गाउनिंग, मास्किंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब बता देता हूँ, मतलब कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये क्या है कि जो ग्लविंग, मास्किंग और गाउनिंग है इसका प्रॉपर वीडियो है। ठीक है, वो मैं क्या करूँगा, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप देख लेना, क्योंकि तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, यहाँ से ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। वैसे ये वाइवा के क्वेश्चंस हैं, जनरली कहीं भी लिखने के लिए ये चीज़ें नहीं आएंगी, कभी कभी पूछ लेता है इन्फेक्शन कंट्रोल में। ठीक है, प्रॉपर पीपीई का मेथड बताओ आप। ठीक है, तो वहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और कोई भी चीज़ इसमें ना समझ में आ रही हो डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हो मुझसे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो।